पाकिस्तान गारंटर बनने जा रहा है, मैंने ऐसा सुना है। अब किस तरह का गारंटर बनेगा, किस चीज की गारंटी देगा? गधों की गारंटी देगा, कर्ज की गारंटी देगा, लोन की कटोरी की गारंटी देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान के साथ सीजफायर में गारंटर बनने की चाहत है में है पाकिस्तान, ये मैंने सुना है। बलोचिस्तान की गारंटी तो ले ले बेबी, बलोचिस्तान की गारंटी ले ले, खैबर पख्तूनख्वा की गारंटी ले ले, अफगानिस्तान की गारंटी ले ले, फिर बाद में किसी और गारंटी की बात करना। पाकिस्तान क्या है ये मैं और आप बेहतर भली बात तरीके ही से समझते। जानते हैं। बिल्कुल कैप्टन श्याम। विवेक, जय हिंद, शनवर्ण। जय सर। बिल्कुल। मैं आगे बात बढ़ाऊंगा उसी थीम को जो आप डिस्कस कर रहे हैं बड़े विस्तार से। देखिए, जो स्थिति है अमेरिका की अभी, मैं मेजर जनरल माथुर ने जो कहा जीतना और हारना, उसमें एक और लाइन बोल देता हूं। देखिए, ईरान के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। ईरान के लिए कहता हूं युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। अमेरिका के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीतना या घायल होकर जीतना ये दूसरी बात है। तो इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को जो अभी बात हो रही थी उसी को मैंने दूसरे तरह से कहा। ईरान बच गया है, हालांकि उसकी जो एनिलेशन हुई है उसमें हम जानते हैं कि काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बचा हुआ है, एक स्टेटमेंट सिचुएशन पे बचा हुआ है। और मीडिया जानती है कि ईरान को काफी कुछ क्षति हुई है, लेकिन हाँ, वो बचा हुआ है। उसको आप ग्लो कर सकते हैं कि मैं ईरान अच्छे से जीत गया है, अब इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और बहुत ज्यादा क्षति के साथ अमेरिका जीत जाए, अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं। तो अभी आपने जो 2% डिस्ट्रक्शन सुना अमेरिका का और 80% डिस्ट्रक्शन ईरान का, तो वही बात मैं दूसरे तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। एनालिसिस किया आपने एयरक्राफ्ट का, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 जो शिप्स उनके खड़े हैं, उनमें से कुछ इधर उधर हटा दिए गए हैं। यूके एमटीआई की रिपोर्ट कल की बताएं तो ओमान की खाड़ी में जो नेवल थ्रेट है उसको क्रिटिकल से सीवियर कर दिया गया है, लोअर कर दिया गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल जो नेवल थ्रेट है अभी भी क्रिटिकल है। इसलिए थ्रेट को लोअर किया गया है क्योंकि ओमान के एरिया में जो दूसरे कंट्रीज के शिप्स हैं उनको आगे रखा जा रहा है, उनको एक स्टैंड बाय पोजीशन में लाया जा रहा है। जैसे चार्ल्स डिगॉल, नीदरलैंड और ग्रीस के जो स्कॉट है उनके साथ, उनको वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। और जो इनके वॉरशिप्स है उनको थोड़ा दूर, उनकी रोल अभी जरूरत पड़ती नहीं। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी सब डिस्टेंट होगी और अंडर वाटर से होगी या एआई स्पेस या रोबोटिक्स से होगी। रात को 2 अटैक्स हुए हैं, आप जानते हैं, बंदर अब्बास। मेरा प्रश्न यह भी आता है कि आखिर अमेरिका अभी कर क्या रहा है? जेडी वांस एक तरफ डील की बहुत नजदीकी से पैनी बातें कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का उस पर नोट नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग में जो कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, 3 बातें। हमें कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को पता है हम किस लिए लड़ रहे हैं। तीसरी बात, कोई सैंक्शन हम नहीं हटाएंगे, कोई फ्रीजिंग एसेट को हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ऑपरेशन हमें नॉर्मल ना दिखे। ये 60 डेज के अंदर वो तय करेंगे, तब सैंक्शंस की बात करेंगे। यूरेनियम तो हमें लेना ही है किसी भी कीमत पे। ये सारी बातें ट्रंप की बहरहाल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हो क्या रहा है फिर? एक तरह से एनिमी के आप बंदरगाहों पे अटैक करके, एक 3 चीजें, उस शहर पर अटैक हुआ कल, उसके पहले बंदर आवास पे हुआ और उसके बाद कुवैत पे एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। याद होना चाहिए आपको, कुवैत पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे करीबी है उनके जो आइलैंड है, जो आप जिस आइलैंड की बात करते रहते हो बार बार, वो आइलैंड जो फ्यूल वाला है वो वहां से सबसे नजदीक 200 किलोमीटर पर है। और वो आप डिप्टी पॉलिटिकल लीडर जो आईआरजीसी के नेवी के हैं, उनका बयान जो परसों जिस तरह का, मैं आपकी बात से पार्शली सहमत हूं, लेकिन जिस तरह की मिलिट्री माइट का जिक्र आप करते हैं अमेरिका के लिए या माथुर सर करते हैं, उसमें तो ईरान को बात करना चाहिए कि हुजूर माई बाप रहम सरेंडर में है, बताइए क्या करना है, क्या आदेश है वही कर देंगे हम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो एक अटैक होता नहीं कि उधर कुवैत और बहरीन और कहां पर मिसाइल गिरने लगते हैं। और जहां तक आपने जेडी वांस की बात की, जेडी वांस डील क्या कराएंगे, खुद ही अपनी डील कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनकी कुर्सी खुद ही खतरे में है, वो खुद ही अपनी डील में चक्कर, वो बिल्कुल भी अभी तो लाइमलाइट में ही नहीं। अभी पिछले मैंने 1 हफ्ते से उनके नाम पे कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं सुनी या उनका कोई बयान ही नहीं सुना। अभी रिसेंटली शायद मैंने आज कोई उनका बयान देखा है। तो वो तो अपनी कुर्सी की डील करने में लगे हैं कि मैं तो बच जाऊं कम से कम।
वहां पर रेस चल रहा है मार्को रूबियो वर्सेस जेडी वांस, कौन आगे है, कौन इस मामले में ज्यादा बेहतर है। और सिग्नल भी जेडी वांस को मिल चुका है तुलसी कबाड़ के बाद, तो वो भी एक मामला फंसा हुआ है। आशीष सर, आप इसको कैसे देखते हैं? तो एक तो जनरल आपकी एनालिसिस बिल्कुल आपके दर्शकों के लिए कि वी आर वेरी क्लोज टू अ एमओयू, डील नहीं एमओयू, स्टेज 1 पे ही हैं हम अभी। ये एकदम डिफरेंट फ्रॉम द डील है। ये है कि डील की टेबल पे आने से पहले हमें क्या क्या कर लेना है, और हॉर्मुज मेरे ख्याल खुल जाना चाहिए आज जब ट्रम्प साइन कर दें या कल साइन कर दें। और दूसरा कि वॉर रुक जानी चाहिए। इस पे कल शायद आपको पता होगा विवेक, मीटिंग है लेबनान एंड इजराइल की अमेरिका में। कितना अच्छा लग रहा है सर, एक्सटेंशन के बाद। आशीष कितना अच्छा लग रहा है सुन के, तो कानों का सुकून सा मिल रहा है, जेब भी थोड़ी हल्की लग रही है कुछ। जी जी अब पैसा बच जाएगा, 4 रुपया रहेंगे जेब में, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही बोलते रहिए, क्रूड हॉर्मुज खुल जाएगा, ट्रम्प शाम तक साइन कर देंगे, ईरान भी मान जाएगा। आहा, मजा आ रहा है सर, क्रूड बहुत मजा आ रहा है सर। क्रूड इज एट $87। अगर वो आप भूल गए हो तो क्रूड का आज $87 पे है। वाह सर, वाह जो कि असेसमेंट करते हैं। ओह जी, मैं मुद्दा विवेक, मुद्दा हाँ सॉरी, मैं भूल गया, मैं भूल गया था, थोड़ा सा डिविएट हो गया था मैं। आपने ऐसी बात कही ना कि मैं एकदम ऐसे सेंस ऑफ रिलीफ मिला मुझे मेरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से। मैं उनका एक, मान लीजिए मैं प्रतिनिधि बैठकर बात कर रहा हूँ कि हाँ आपने ऐसी बात सुनाई है, मैं आपके मुंह में घी शक्कर ये शाम तक, ये कल सुबह तक ये जो है वो हो जाए, बस यही चाहते हैं, पूरी दुनिया यही चाहती है। करेक्ट। और इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक स्विच की तरह नहीं होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हॉर्मुज खुलने में अगर 20 से 25 दिन, उसके बाद प्रो राटा अमेरिकन नाकेबंदी को हटाए जाने में ईरानियन वेसल्स के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी ये जो स्कर्मिशेस हुए हैं पिछले 4 दिन में विवेक, एक बहुत मेच्योर्ड बात दोनों वॉरिंग पार्टीज की तरफ से ये हुई है कि इन स्कर्मिशेस को, जो बंदर अब्बास या बुशैर पे हिट हुआ है या उसका रिटेलिएशन, इससे वो जो एमओयू वाली चर्चाएं चल रही हैं, फाइनल ड्राफ्ट जो ट्रम्प साहब के टेबल पे रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और ना ही आईआरजीसी की तरफ से कोई वेरी मेजर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द हिट। ये जो इनका हिट हुआ है उसके जवाब में ईरान ने शायद अभी भी उनको कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनके लिए बहुत सीवियर है, इसलिए अभी रिटेलिएट करना ठीक नहीं है। आपकी एनालिसिस का ये पोर्शन सही है कि अभी उनके पास फायर पावर ठीक ठाक बची हुई है, और पीछे तो उन्होंने रीग्रुप भी काफी किया है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास, एक्सेस के पास थी, आपके पास भी होगी, कि बहुत कोशिश की इजराइल ने अमेरिका को ये इन्फ्लुएंस करने की कि जितने भी एम्बुलेंस मूवमेंट्स हो रहे हैं ईरान में, उसमें ये रीग्रुप कर रहे हैं आईआरजीसी एंड लेट अस हिट द एम्बुलेंसेस। वो अमेरिका ने शायद परमिट नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन एक बार आई 1 महीना पहले और खत्म हो गई। हम अभी जिस चौराहे पे खड़े हैं ये एक डिफाइनिंग मोड है, और मैं हर बार की तरह आज भी विवेक ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अमेरिका से हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी बहुत सीवियर इश्यूज, ट्रम्प के कंडक्ट से हमें बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस, टू दी लेवल की H1B वीजा से लेके नेम कॉलिंग टू माय प्राइम मिनिस्टर, वी कुड नॉट हेट हिम मोर, बट Iranian proxies and Iranian ideology, regime change से आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, आइडियोलॉजी बरकरार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक लाइन ऑफ लीडरशिप, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, नाउ वी आर डीलिंग विद द थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप। और हमने ये पाया कि सर उन्होंने 80 साल के खामेनेई को हटाया, सारे सेम हो गई 55-60 साल के खामेनेई आकर बैठ गए, और ज्यादा फ्रेश। 55 साल के खामेनेई नहीं है विवेक, नहीं है। लेट अस बी नॉट बी दैट होपफुल। खामेनी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। खामेनी साहब शायद मेरे ख्याल से सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं नाम के लिए, उनको साथ रखने के लिए। आईआरजीसी एक रेडिकल संस्था है, उनकी मिलिट्री विंग एक एक्सट्रीमिस्ट संस्था है, टेरर संस्था है, और वो खामेनी साहब का नाम यूज कर रहे हैं। गलत किया अमेरिका ने ओल्ड खामेनी को मार के, साथ में शायद उनके सन को भी एलिमिनेट हो कर पूरी फैमिली को टर्मिनेट कर दिया। तो ये सिर्फ खामेनी साहब का ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को टर्मिनेट किया हुआ। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका हार गया या ईरान जीत गया, नहीं। इंडिया पर्सपेक्टिव से विवेक, ये युद्ध एक विन विन युद्ध था इंडिया के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपनी औकात पता चली और उन्होंने करेक्शंस करने शुरू किए, और ईरान का जो एक ग्लोबल
एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म को फैलाने का जो सिस्टम था वो बहुत डिग्रेड हुआ है, बहुत डिग्रेड हुआ है, और अगले 10 से 15 साल वो इसको रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जिस कंफर्ट और ईज के साथ आईडीएफ बेरूत तक पहुंच गया है, सेंट्रल बेरूत आज पहुंच गया, पहले वो सदर्न बेरूत तक ही थे, जिस तरह से गाजा में वो एक्सट्रीम 70% जा रहे हैं, और सारा हमास, सारा हिजबुल्ला फ्रैक्शंस में चला गया है, क्योंकि ईरान से हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं आ रहा है, पैसे का सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है इसका, कोलैटरल गेन्स फॉर द इसमें ग्लोबल सर पीस, अगर जिसको ठीक है, हमको समझना आपने पड़ेगा। बहुत जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझाया। अहमद साहब के पास जा रहा हूँ। अब जब इस पॉइंट पर आते हैं कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ईरान का जो है वो 10-15 साल पीछे चला गया, और वो जो प्रॉक्सी वाला काम करता था उसको बहुत बड़ा डेंट लगा है। लेकिन फिर मैं सवाल पूछता हूँ, हाउ डू वी डिफाइन टेररिज्म? जो इजराइल लेबनान में कर रहा है या फिर गाजा में कर रहा है, अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया 70% गाजा कब्जा लो, हमारा मकसद 100% कब्जाने का है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे। तो फिर वही बहस शुरू हो जाएगी, कौन सही कौन गलत। अहमद साहब जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार जी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का वाटरलू साबित हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप, देखें, दुनिया में ये तारीख है कि बेहतरीन फौज भी घटिया कमांडर के वजह से पीछे धकेला दिया जाता है। यह दुनिया की हिस्ट्री है। गुड पॉइंट सर, यस। ये बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे फौज इससे पहले भी दुनिया में रहे। ये अमेरिका पहला फौज नहीं है, इससे पहले तारीख में कई बड़े बड़े फौज रहे, लेकिन जहां पर घटिया कमांडर हुआ है वो फौज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। तो ये रेकलेस, माइंडलेस, सेंसलेस किस्म का सदर है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले बात हो रही थी, ओमान के पीछे लग गए। भैया, ओमान के साथ अमेरिका के कदीमी अच्छे ताल्लुकात, ओमान हमेशा ही अमेरिका के हर बात को माना है, और वो जाके धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ओमान को बम कर देंगे। ओमान ने दूसरे दिन जाके ईरान के साथ बहुत सारे जो है मुआहदे कर दिए। ने कहा ठीक है, आप हमें धमकी दें, हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, ईरान के मुल्ला कोई एंजल नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं है। हमारे बलोच लोग जो ईरान में हैं उनके खिलाफ नबर आजमा हैं, लेकिन बात देखें, कुछ हकीकत होता है। ईरान के IRGC ने मेरे ख्याल में तो आज तक कोई एक भारतीय बाशिंदे को तो नुकसान नहीं दिया, तो भारत के लोग कैसे कहेंगे कि IRGC टेररिस्ट है? देखें, वो गलत होंगे बेशक, हम नहीं कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अच्छे हैं, लेकिन जब वो आपको नुकसान नहीं देता है तो आप तो उसके खामखा में अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे ना जी। मेरा ख्याल ये है, मुमकिन है मैं गलत हूं। दूसरी बात देखें, अमेरिका में जितने भी ज्यादा बड़े बड़े सोचने वाले हैं, रॉबर्ट कागन जो सीनियर फेलो हैं ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ कि ईरान की कंप्लीट टोटल फतह हुई है ईरान को, बल्कि अमेरिका को टोटल डिफीट हुई है। ये मेरा कहना नहीं है, रॉबर्ट कागन हैं, सीनियर फेलो ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के, ये बहुत माहिर समझे जाते हैं इन मामलात के ऊपर, ईरान और मिडल ईस्ट के ऊपर, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ जॉन मर्सहाइमर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उन्होंने भी ये कहा कि भाई अमेरिका ने शुरू में ही अपनी ताकत जो है उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, और कोई ऐसी रास्ता सियासी हल के लिए नहीं छोड़ा कि हम सियासी तौर पे आराम से निकल आए, यानी रेकलेस तौर पे हमले किए। देखिए, बमबारी पे बमबारी अमेरिका का बेशक बहुत कामयाब रहा, और शायद ही तारीख में जंग दोम के बाद ऐसा कोई मुल्क हो जिसको कि इस तरीके से बेदर्दी से बमबारी की गई हो, वो अपनी जगह पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को वहां पर किसी किस्म की भी फतह हुई, वो कोई अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, पूरे दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। आप देख लें, आपके भारत के तकरीबन मेरे ख्याल में 9 मिलियन से ज्यादा लोग गल्फ में अपने रोजगार करते हैं, पैसे भारत बेचते हैं, तकरीबन $52 बिलियन सालाना का, उसके ऊपर असर आया।
पाकिस्तान में तकरीबन उससे आधा लोग पैसा बेचते हैं वहां पे काम करके, उन सब के ऊपर असर आया। किस वजह से? तो ईरान ने पहल नहीं की, ईरान ने इस जंग में पहल नहीं की, पहल इजराइल के तरफ से हुआ। तो इस वजह से जहां पे जिसकी गलती है, हमें चाहिए कि उसकी गलती को पॉइंट आउट करे। मेरा तो ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने कहा कि भाई ठीक है, कौन किसके लिहाज से सही है, कौन किसके लिहाज से गलत है, इसको एक डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर हम डिबेट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्सट्रीमिज्म या फिर टेररिज्म किसी भी रीजन में हो, किसी भी व्यू के साथ हो, किसी भी मुद्दे पर हो, उसको टेररिज्म ही देखा जाएगा। क्योंकि भारत हमेशा से इस पक्षधर में रहा है कि हम गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं देखते, हम टेररिज्म को टेररिज्म के नाम से ही डिफाइन करेंगे, उसी नाम से उसको देखा जाएगा। और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जो हमारे देश की पॉलिसी होगी, हम उसके हिसाब से आगे फैसला लेंगे, आगे उस हिसाब से चलेंगे और उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। अब सवाल यह है, जो आशीष जी कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं अमर साहब आप? हाँ जी। भारत ने वहां पर ऑफिशियली टेररिस्ट IRGC को डिक्लेयर नहीं किया मेरे ख्याल में। नहीं किया है, मैं कह रहा हूं। लेकिन दुनिया में ऐसी कई तंजीमें हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में है और भारत ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। वैसे तो भारत ने हमास को भी घोषित नहीं किया है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया, दुनिया जानती है इस बात को, और वो हमला बहुत नृशंस था। देखें जी, मैं एक अर्ज करूं, देखें सब में बड़ा हमारे लिए टेररिस्ट कौन है? आपके हजारों लोग किसने मारे हैं? हजारों बेगुनाह भारतीय। तो वही पाकिस्तान अमेरिका के लिए हीरो है। यही है ना जी, यही मसला। मैं वही कह रहा हूं ना सर, वही पाकिस्तान अमेरिका के लिए हीरो है। हम इसी चीज का खंडन करते हैं। हम कहते हैं गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के चश्मे से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने अपने प्रॉक्सी चलाते रहेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा। माथुर जी के पास जा रहे हैं। माथुर जी, आशीष सर जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि विद इन 24 आवर कोई बहुत अच्छी खबर, MOU पर साइन की खबर आ जाए। विवेक देखिए, विशफुल थिंकिंग है, अच्छी बात है, आ जाए तो हम सब प्रसन्न होंगे। और जैसा आप कह रहे हैं 140-150 करोड़ भारतीयों की तरफ से हम धन्यवाद बोलेंगे जिसको भी। लेकिन मुझे अभी भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इशूज की। मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर मैं बता रहा हूं, ओमान के बारे में बात हुई। ओमान को अमेरिका ने धमकी क्यों दी? ओमान को अमेरिका ने धमकी इसलिए दी कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि ओमान ईरान के साथ मिलकर के और एक कोई सिस्टम शुरू करने वाला है टॉल कलेक्शन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। किसी भी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित करने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। और ये जो भ्रांति है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में से निकलती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से निकलती है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। किसी के टेरिटोरियल वाटर में से कुछ नहीं निकलता। बैठे हैं हमारे कैप्टन श्याम कुमार साहब, 12 नॉटिकल माइल्स आपके शोर से टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। और अगर टोटल डिस्टेंस दो शोर्स में 24 नॉटिकल माइल से कम होता है तो आधे आधे होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई इसमें से कितना भी कम क्यों ना हो, कोई अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र जल मार्ग निकल रहा है तो किसी का नहीं होता है। कोई इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। और ईरान ने अगर इसको वेपनाइज करा है और इसको बाधित करने का प्रयास किया है, ये सरासर गलत है। और इसको आप आतंकवाद की बात कर रहे थे, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, उसमें आप इसको किसी भी टेररिज्म में आप इसको डाल सकते हैं। यह है वाटर टेररिज्म, यह है ट्रेड टेररिज्म। तो मेरा यह मानना है कि इस चीज को हमें अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। अब दोनों की नाक वहां पर रुकी हुई है। अगर अमेरिका वाटर टेररिज्म कल को चाइना हमारे साथ बदमाशी करेगा, हम मलाक्का स्ट्रेट बंद कर देंगे, तो फिर उसको वाटर टेररिज्म थोड़ी बोला जाएगा। आप बंद नहीं कर सकते। आप करेंगे तो ये भी गलत बात होगी। हम क्यों करेंगे? आप वहां सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया बैठे हैं, वो तो बिल्कुल मुंह पे बैठे हैं, वो बंद कर देंगे। कल को वो कहेंगे हम यहां से टैक्स लेंगे। आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बंद कर दो, वहां से बाब अल मंदेब बंद कर दो। ये कोई भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी को भी बंद करने की हमला भी तो अमेरिका ने किया सर, पहले तो बंद नहीं था। आप कह रहे हैं खोल दो, उसको डील में डाल रहे हैं, जबकि वो डील का पार्ट कभी था ही नहीं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।